नमस्कार, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज जो है आप लोग देख पा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा के लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर प्रश्न पत्र आधारित है। ये जो है इंटरनेट पर जारी जो है बिहार राज्य परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें जो है कल के वीडियो में हम जो है सेट नंबर 1 जो साइंस का 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज के वीडियो में आपको 41 से लेकर 80 तक के प्रश्नों का जवाब देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहली बार चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और 10th क्लास में 450 प्लस लाने में आप लोग को काफ़ी सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या ओरिजिनल या डुप्लीकेट की थोड़ा पहचान हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2024 आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 2024 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए आपका क्लास जो है 10th यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और संकलित विषयों में से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी और संस्कृत है। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान के पाँचों सेट को हम लोग अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे गणित में चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आप लोग वीडियो पर बने रहें और सारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ और इससे कल वाले वीडियो को आप लोग देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जितना शेयर करोगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगी, क्योंकि आपके सहयोग से किसी का ज़िंदगी बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, कर्म वह आईना है जो इंसान को असली चेहरे को क्या करता है, दिखा देता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सेट नंबर 1 के 41 से देखते हैं। ठीक है, चलिए सेट नंबर 41 में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरने किरणें फोकस पर पड़ती है। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत क्या करती है, गिरती है। तो किस पर फोकस पड़ती है? किरण पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखेंगे, अपसारित होती है, अपसारित होती है, बी नंबर में देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, समानांतर हो जाती है। और यहाँ पर अपसारित क्या होती है, अपसारित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए 41 का ऑप्शन नंबर हमको क्या है, यहाँ पर समानांतर हो जाती है। जब भी क्या होता है परावर्तक सतह पर गिरती है तो क्या हो जाता है, समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, किस दर्पण के केवल अपसारित प्रतिबिंब बनता है? मतलब किस दर्पण का केवल अपसारित प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं समतल, बी में देखते हैं अवतल, सी में देखते हैं उत्तल और डी में देखते हैं समतल और उत्तल दोनों देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर समतल में क्या होता है, समतल में क्या होता है, समतल भी होता है और उत्तल भी होता है। किसी दर्पण में केवल अपसारित प्रतिबिंब दो ही में बनता है, समतल में और उत्तल में बनता है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43। 43 में क्या कह रहा है, किस दर्पण को वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो अभी भी फिलहाल हम लोग देखे हैं तो किस दर्पण में नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर बताया उसमें पिछला जो है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समतल और क्या कर रहा था, उत्तल। तो इसमें उत्तल नहीं है, तो आपका प्रश्न ये नंबर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कन्फर्म है हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि वोल्ट मीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? आप लोग को मालूम होगा। तो जब भी वोल्ट मीटर में परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें बहने वाली जो धाराएं जो होती है उसका क्या हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है कि दुगुना होता है, कि ऑप्शन नंबर सी होगा आधी होगी, कि लगभग शून्य हो जाएगा। तो ये आप लोग को मालूम होगा। तो जब भी जो है क्या है, जब भी जो मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी धाराएं क्या हो जाती है, लगभग शून्य के समान हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला आप देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए क्या कह रहा है, 100 मेगावाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने पर कौन सा ज़्यादा प्रकाश देगा? तो यहाँ पर कह रहा है 100 वाट का और 40 वाट के दोनों में, अगर घरेलू परिपथ में हम जब लगाते हैं तो दोनों में कौन सा जो है ज़्यादा आपको लाइट देगा, मतलब वोल्टेज देगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 वाला लगाया जाएगा तो उसका लाइट जो है काफ़ी अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 100 वाट वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, किसी उप किसी उपकार का वाटेज होता है, किसी उपकार का वाटेज होता है। तो ये में ऑप्शन नंबर क्या है, नियमित होता है, कि उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है, कि प्रतिरोध पर निर्भर करता है, कि परिपथ प्राकृतिक पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 46 नंबर, ऑप्शन नंबर 46 में क्या है आपका जो है, ऑप्शन नंबर 46 में उसके किस पर निर्भर करता है, उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 47 में क्या कह रहा है, तो जल शक्ति विद्युत संयंत्र पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? मतलब कह रहा है, तो जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो यहाँ पर देखा जाए उष्मीय होगा, कि गतिज ऊर्जा होगा, कि स्थितिज ऊर्जा होगा, कि तीनों होगा। तो यहाँ पर
देखा जाए हमको ऐसा लग रहा है से कन्फर्म है से इसमें जो है गति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 47 में। क्या देखते हैं 47 में? यहाँ पर ये सेट आपका खत्म हो चुका है। चलिए सेट नंबर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कैसी धारा मिलती है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आपको कैसी धारा मिलती है, इसका आपको जवाब देना है। फर्स्ट जो है ऑप्शन है प्रत्यावर्ती, दूसरा है दृष्ट, और सी नंबर है दोनों प्रकार की धाराएं दी जाती है, और डी नंबर में आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो डी नंबर में क्या कह रहा है? आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा में जो है जनित्र में प्रत्यावर्ती धारा ही क्या करती है? धारा ही मिलती है। यहाँ पर आपको प्रत्यावर्ती धारा मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए क्या दिया हुआ है, समय बदलने के साथ दृष्टि धारा में क्या बदलाव हो सकता है? ठीक है ना, क्या बदलाव बदल सकता है? कह रहा है समय बदलने के साथ साथ दृष्टि धारा का क्या बदल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, फर्स्ट जो है ए नंबर ऑप्शन है परिमाण में, ये इसमें है। बी नंबर ऑप्शन है कुछ कुछ ही भी नहीं, और सी नंबर में है दिशा, और डी नंबर में क्या है? परिमाण तथा दिशा दोनों बदलता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा होगा कितना? ऑप्शन नंबर ए, इसका परिमाण बदल जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होता है? परिमाण बदल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। 50 में क्या कह रहा है? यहाँ पर देखा जाए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? ठीक है, बाकी निम्नलिखित में सीएनजी का किया जाता है, कि एलपीजी का किया जाता है, कि बायोगैस का किया जाता है, कि कोयला का किया जाता है? तो इसमें जो है ऑप्शन जो है इसमें किस में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, आपको जो है ईंधन के रूप में किसको किया जाता है? तो यहाँ पर बायोगैस का किया जाता है। ईंधन के रूप में किसको किया जाता है? बायोगैस के। ठीक है, कन्फर्म है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में पौनों का देश कहा जाता है? मतलब कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऐसा देश है जो पौनों का देश कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए यूएसए, भारत है, कि जापान है, कि क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपका दिखाई दे रहा है डेनमार्क है कि ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो आपका पौनों का देश कौन सा है? डेनमार्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेनमार्क होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर डी है ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं। 52 में क्या कह रहा है? आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? मेथेन। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 52 में कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? सी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आदर्श ईंधन में कौन सी गैसें उत्सर्जित होती है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है? आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाली ऊर्जा का मान यहाँ पर देख रहे हैं होना चाहिए। मिलने वाली ऊर्जा का मान होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, कि समुच्च होना चाहिए, कि इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, इसमें धातु के ऑक्साइड कौन होगा? अम्ल होगा, कि क्षारक होगा, कि लवण होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो ध्यान में रखिए, धातु का ऑक्साइड जो होते हैं आपका हमेशा क्षार होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा क्षार होते हैं। तो क्षार किस नंबर में है? बी नंबर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? यहाँ पर निम्नलिखित में किसके रसायनों का राजा कहा जाता है? निम्नलिखित में रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है HNO3, HCl, H2SO4, और डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं, डी ऑप्शन में क्या है? H3PO4। ठीक है, तो यहाँ पर 55 का आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग देख लीजिए। तो अब यहाँ पर रसायनों का राजा को H2SO4 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखते हैं। 56 में क्या कह रहा है? कास्टिक सोडा है, ये इसमें से कौन है कास्टिक सोडा? NaOH है, कि KOH है, कि Ca*OH का 2 है, कि MgOH2 है? अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर कास्टिक सोडा का जो है सूत्र होता है, क्या होता है आप लोग को मालूम है? NaOH। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में क्षारकीय प्राकृतिक होता है, तो इसमें कौन सा क्षारकीय प्राकृतिक होगा? Na2 होगा, कि NO होगा, कि SO2 होगा, कि CO2 होगा? तो इसमें से चारों ऑप्शन में से सबसे पहले आप लोग देख लीजिए और कमेंट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला इसका जवाब हम सही सही बताएंगे से कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा है? ए हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? Na2O होगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं। 58 में क्या दिया हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में तनु अम्ल को प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन होगा? सी होगा कि जेड होगा, एच होगा, ए होगा? इसमें से निम्नलिखित में कौन ऐसा है जो हाइड्रोजन को क्या करता है? मुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाता है, यहाँ पर जेड होगा, मेरा बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है 59 में, निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है? यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कौन ऐसा जो है जो विस्थापन अभिक्रिया करता है? NaCl का घोल कॉपर धातु से करता है कि MgCl, क्या यहाँ पर यहाँ देख लीजिए, MgCl2 का एल्युमिनियम का धातु का करता है कि FeSO4 सिल्वर का चांदी का करता है कि AgNO3 कॉपर का करता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सबको अच्छा से हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60, यहाँ पर खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है क्या? यहाँ पर देखिए, भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है, ईंधन आर्द्र है, इसमें से ईंधन पूरी तरह में जल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आपका होगा? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ईंधन जो है पूरी तरह जल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, अगर पूरी तरह से जलेगा तो उसमें से निश्चित है क्योंकि जो आर्द्रता होगी और वही जो है धुआं बनकर बाहर निकलता है। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है, प्राकृतिक रबर किस बहुलक का है? तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा प्राकृतिक रबर किस बहुलक का है। यहाँ पर तब फिर भी हम लोग चारों ऑप्शन को देख लेते हैं, आइसोप्रोपिन, ब्यूटाइन का, ड्यूप्रीन का और सिली कथी है एसिटिलीन का। तो आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, किसका होता है? आइसोप्रोपिन का। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 मेरा क्या कह रहा है, एथिलीन का अणु है, क्या है? एथिलीन का अणु है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, पिरामिडल। अब ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, समुच्च चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर डी है एक रेखीय। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, समतलीय। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन हम लोग अच्छा तरह से पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कौन सा होगा इसका। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, समतलीय होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 पढ़ते हैं। 63 में आपको क्या दिया हुआ है, तत्व XCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक जो है यहाँ पर देख रहे हैं अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। यहाँ पर ए नंबर में आपका है NaCl, बी नंबर में Mg है, सी नंबर में Al है और Si है। ये चारों ऑप्शन में से किस श्रेणी में X या XCl आते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सिलिकॉन में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखिए, किस आवर्त के सबसे अधिक तत्व होते हैं, मतलब कौन सा आवर्त में होते हैं सबसे अधिक तत्व? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां आवर्त में होते हैं? तो देखते हैं यहाँ पर सब किस आवर्त में सबसे क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा, छठे आवर्त में सबसे अधिक धातु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर कह रहा है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? मतलब सबसे पहला वर्ग का तत्व आप लोग को मालूम ही होगा, कौन जो है शून्य वर्ग का तत्व है। तो यहाँ पर देखा जाए हम लोग को ऑप्शन देख ले हैं, यहाँ पर सी है ए नंबर में, बी में है बी है और एच ई है और एल आई है। ठीक है, तो हमको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन जो है शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए अगला जो प्रश्न जो है 66 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम कब दिया गया था? ठीक है ना, कब दिया था न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम, कब दिया था? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑप्शन में आपका क्या है, सन 1893, बी नंबर है सन 1892 में और सी नंबर में है सन 1793 में और डी नंबर में है सन 1800 क्या है 83 में है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 1893 ईस्वी में होगा। ठीक है, कन्फर्म है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कर रहा है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषित अंग जो है कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं हरित लवण, दो में देखते हैं पतिया और सी में देखते हैं स्टोमा और डी में देखते हैं जड़। तो आप लोग कन्फर्म होंगे, अगर नहीं है तो कन्फर्म हम करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया जो है हरित लवण में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए इनमें सामान्य किसका उपयोग कोशिका द्रव या ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? ठीक है,
के लिए है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए एमिनो अम्ल, वासा अम्ल, उसके बाद में है ग्लूकोज और सुक्रोज है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन हम लोग देख लिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरा। ऑप्शन नंबर मेरा जो है सी सही है। कौन सा सही है? सी है, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं 69 में। 69 में क्या कह रहा है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। 69 में क्या कह रहा है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुँचाने की किस क्रिया का ऊतक द्वारा संपन्न होती है। मतलब कौन सा क्रिया का करके वह संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, कोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कोस्टेक्स, उसके बाद फ्लोएम, उसके बाद जाइलम, उसके बाद मूल रोम। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 69 में, देख लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा? सी सही होगा, जाइलम में होता है, ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, बीज रहित पौधे के उत्पादक में कौन सा सहायक होता है। मतलब बीज रहित पौधे के उत्पादक में कौन सा सहायक होता है, इसका मतलब क्या हो गया, तो बीज रहते हुए पौधा में कौन सा सहायक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर साइटोकाइनिन होगा कि ऑक्सीजन होगा कि जेबरेलिन होगा कि ऑक्सीजन एवं जेबरेलिन दोनों होगा। तो आप कंफर्म हो जाइए से आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो ऑक्सीजन और जेबरेलिन दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है मेरा, निम्नलिखित में एक क्रिया जाति कायम रखने के लिए आवश्यक है। मतलब कह रहा है निम्नलिखित में एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि होगा कि जनन होगा कि अनुक्रियाता होगा कि श्वसन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्या होगा, जनन होगा, कन्फर्म है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे क्या है, आप लोग को तो पहले से ही मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। से यहाँ पर क्या कह रहा है, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंध किससे है। यहाँ पर चिंपांजी से है कि गोरिल्ला से है कि बंदर से है कि गिलहरी से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सबसे पहले ये जो है नहीं ध्यान में है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिंपांजी से है, ठीक है। आगे देखते हैं 73 क्वेश्चन नंबर। 73 में क्या कह रहा है, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो मेंडल को आनुवंशिक का जनक भी, पिता भी कहा जाता है, ये सबको मालूम है। बहुत दिनों तक उन्होंने क्या किया, अपने बगीचा में रहकर बहुत दिनों तक उन्होंने प्रयोग किए, शोध किए, तब जाके उनके मरने के बाद उनको वैज्ञानिक का उपाधि दी गई। आप लोग को मालूम होगा, अगर ना मालूम होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मटर के पौधे को मेंडल ने प्रयोग किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट हम लोग पूरा कन्फर्म के साथ मार रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 74 में क्या है। 74 में क्या कह रहा है, से तापमान, वर्ष, पवन आदि पर्यावरण है। यहाँ पर है जैविक परिवर्तन की भौतिक है कि यहाँ पर देखा जाए कि मृदीय कारण है कि कारण नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा, भौतिक कारण है। कौन सा कारण है? भौतिक कारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। सिंचाई के लिए पौधे ठीक जड़ के समीप जल पहुँचाने के लिए कौन सा मतलब विधि कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये यांत्रिकी छिड़काव होगा कि टपकन सिंचाई होगा कि वर्ष जल का सिंचाई होगा कि नहर की सिंचाई होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन नंबर होगा। कौन सा होगा? टपकन सिंचाई होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है मेरे, यहाँ पर देख रहे हैं से परमाणु बम ऊर्जा के का स्रोत है। परमाणु बम किसका स्रोत है? ऊर्जा का। तो यह किसका है? केंद्र विखंडन ऊर्जा का है कि केंद्र संलयन का है कि पवन ऊर्जा का है कि सौर ऊर्जा का है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा। क्या होगा? यहाँ पर केंद्र खंड ऊर्जा का होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए सुवासक का पाचन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, पैप्सिसिन के द्वारा कि टाइलिन के द्वारा कि एमाइलेज के द्वारा कि लाइपेज के द्वारा, ठीक है। कन्फर्म हो जाइए से किसके द्वारा होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है जो है आपका किससे के द्वारा होता है, पेप्सिन के द्वारा होता है, ठीक है ना, पेप्सिन के द्वारा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, जो पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूपों में होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज के रूप में होता है या सुक्रोज के या स्टार्च या प्रोटीन के रूप में होता है। ये चारों ऑप्शन में किसके रूप में पौधों का खाद्य पदार्थ हस्तांतरित होता है, ठीक है। तो हम लोग कन्फर्म हो जाए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सुक्रोज के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, 79 है। यहाँ पर देखिए पादप अपशिष्ट संचित रहता है। पादप क्या है? अपशिष्ट संचित किस में संचित रहता है? यहाँ पर पत्तियों में रहता है या छाल में रहता है या कोशिका रिक्ताओं में रहता है या इनमें से सभी रहता है। तो ध्यान दिया जाए किस में रहता है आपको,
तो ये ऑप्शन नंबर डी है, इसमें सभी में रहता है, ठीक है ना, पतियों में भी रहता है, छाल में भी रहता है और कोशिका में भी रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ब्री की संरचना की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं या मूत्रवाहिनी कहते हैं या ग्लोमेरुलस कहते हैं या बोमेन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्री की संरचना में आपका कन्फर्म हो जाइए, आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए है जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।